हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आईएएस भारत यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप कसौधन। आज की डेट है 3 जून 2023 और हम द हिंदू एनालिसिस का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिंदू में आखिर द हिंदू इतना ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि द हिंदू का इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। बिकॉज इज द मोस्ट पायनियर इंग्लिश न्यूज़पेपर और ये वाइड एरिया कवर करता है जो यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इसके से बनाए हुए करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत वाइड एरिया कवर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटना ये हुई है कि 70 लोग उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिनका कोई गलती नहीं थी। बस किसी वजह से जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें इतने लोगों की मौत हो गई। और आसपास के लोग भी, इंडिया में लोग मतलब हेल्पफुल तो है ही, जिससे कि पीपल्स, जो गांव आसपास के जो गांव थे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो डॉक्टर का जो होते हैं ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो एनडीआरएफ टीम होती है, जहां पे नेशनल डिजास्टर आते हैं वहां का फर्स्ट रिस्पॉन्सर एनडीआरएफ होती है। यहाँ के ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, क्योंकि और लोग मर सकते थे अगर उनको टाइमली हटाया नहीं जाता, कुछ और मदद नहीं मिलती। तो कुछ यहाँ पे जो 70 के अलावा 70 किल जो लिखा है वहां पे कुछ और लिखा होता, लेकिन यहाँ के जो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों को जान तो उन्होंने बचाई होगी। द एक्सीडेंट वन ऑफ द वर्स्ट, जो अभी ये कुछ दिनों समय से जो ये सबसे खतरनाक एक्सीडेंट भारत का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जो कि होता नहीं है। ये रीजन देखते हैं हम, इसमें रीजन देख यहाँ पे बताया गया है किस रीजन में हुआ था। ये उड़ीसा है, यहाँ पे ये रेलवे एक्सचेंज स्टेशन है, बहंगा रेलवे स्टेशन उदाला, यहाँ पे हुआ है। बालासोरे पे ये इंसिडेंट हुआ है। मोर देन 350 पीपल, मतलब 350 से लोग, ज्यादा लोग तो घायल हैं अभी इसमें। अभी एग्जैक्ट फिगर तो अभी निकल के आया नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हॉस्पिटल में भी शायद दम तोड़ दिया हो, किसी लोगों ने साथ छोड़ दिया हो हमारा। लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं हम? मतलब ये चीजें सरकार को थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो ट्रेन बंगाल से, वेस्ट बंगाल से आ रही थी, फिर वो मालगाड़ी से टकराई, फिर ये दोनों टकराए तो इनका कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया, और जो तीसरी ट्रेन चल रही थी उससे जाके भिड़ गई है। तो ये 3 ट्रेनों का कोलाइड इंसिडेंट हुआ है। Begin talk with the wrestlers on a face allegations from June 9। ये राकेश टिकैत जी फिर इसको भी नेशनलाइज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बेनिफिट देने के लिए। और कुछ टाइम के लिए रेसलर्स के लिए फायदामंद तो है, लेकिन इनके लिए इनका एजेंडा बहुत जरूरी है। कोर्ट अलाउ सिसोदिया टू मीट, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट और अनमोस्ट स्टोरी ऑफ टुडे, कि लोग इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं आज की डेट में। आज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पीपल्स हैं, लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, लोगों के पास मोड ऑफ ऑपरेंडी ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सफोकेशन नहीं है, लोगों के पास इन्वायरमेंट अच्छा है। पहले भूखमरी थी, गरीबी थी, आज की डेट में वो चीजें बहुत कम है पहले से। आज खाने की अवेलेबिलिटी है, आपके पास खाना है पूरा। पहले लोगों के पास खाने नहीं होते थे, उसलिए लोग डाका डालते थे, चोरी करते थे। आज के डेट में हर चीज होने के बावजूद एक एजुकेटेड पीपल, मतलब एजुकेशन के बाद भी लोग ऐसा कांड कर सकते हैं, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति शो कर सकते हैं। इससे दिखाता है कि इंसान के अंदर जानवर अभी भी है। सोसाइटी का कवर तो जरूर इंसान ने पहना है, लेकिन उसके अंदर का जानवर अभी भी उसके अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं गया। ये है तेलंगाना हैज मेनी गोल्स। तेलंगाना हैज मेनी गोल्स टू रीच डिस्पाइट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ केआरसी। जो यहाँ के सीएम है उनको कहना है कि ये बहुत, हाँ, तेलंगाना का डेवलप, एक अगर तरह से मानेंगे तो यहाँ का जो स्टेट है ना वो डेवलपिंग है। देखिए 70,000 से ज्यादा, 70,000 के अराउंड अपना नेशनल पर कैपिटा इनकम है जो एक पर्सन कमाता है। और यहाँ पे 2014-15 के बीच में, 2014 एंड 15 के बीच में यहाँ पे 1,24,000 रुपए था।
नेशनल पर मतलब स्टेट पर कैपिटा इनकम, जो 2023 में हो गया है 3.17, 3,17,000 पर कैपिटा इनकम है इनकी। और जीएसपी डीपी मतलब स्टेट की जो जीडीपी बढ़ाई है इन्होंने, वो 5.5 लाख से 12 लाख तक ले गए हैं। तो 10 साल पहले जो 5.5 थी वो 12 लाख करोड़ की हो गई है। उनका कहना है कि अगर पैंडेमिक के 3 साल बर्बाद नहीं होते तो ये पिक्चर कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि तेलंगाना, आपको पता है कि तेलंगाना के 10 साल पूरे हुए हैं, तेलंगाना फॉर्मेशन के 10 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए, जो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थी सोनिया गांधी फ्रॉम क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, इन्होंने कहा कि आई थैंक सोनिया गांधी फॉर क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, सेड मीरा कुमारी ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थी अपनी। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट कंफर्म जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस पार्ट ऑफ ए सेंट्रल विस्ता टू बी अनरिवील्ड बाय ईयर एंड। यहाँ पे ये इस न्यूज में ये कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है, जहां पे वो रहते हैं, वो कितने एकड़ में है, वो 15 एकड़ में है। पहली बात आपको जानिए, 15 एकड़ में वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस, जिसमें उनका रहने का है, सेक्रेटरीट का है, और जो वहां पे लेबर्स काम करती हैं उनके लिए है, मतलब स्टाफ्स के रूम, स्टाफ्स के रहने की जगह, स्टाफ्स के रूम, गेस्ट के लिए, फिर उसके बाद वहां पे स्पोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी बनाई गई हैं जो इस साल के एंड में कंप्लीट हो जाएंगी। एंड दिस इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ अ सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का पार्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी वॉक कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी ने कहा कि शिवाजी का जो काम था वो आज भी लोगों को इंस्पायर कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है करने के लिए। उन्होंने 16 साल की उम्र में किला जीत लिया, और आज के लोग 16 साल, 26 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में बस तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग उखाड़ रहे हैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं भैया। एक भारत सशक्त भारत, इसमें ये कहा गया है कि जो 350वीं सालगिरह जन्म तिथि थी इनकी, पुण्य तिथि, एनिवर्सरी है, उसमें इन्होंने कहा कि जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट में वेलफेयर का काम चल रहा है, वो भी इंस्पायर हम शिवाजी से हुए हैं। शिवाजी के ही नाम पे वो भी चीजें चल रही हैं, और शिवाजी आज उस समय से लेके अभी तक हम लोगों को इंस्पायर करते हुए आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि एक भारत है, सशक्त भारत, उसमें सभी लोगों का इंक्लूजन सेम है। और इसी मौके का फायदा उठा के मिस्टर शिंदे ने कहा है कि जो सतारा पोर्ट है उसकी डेकोरेशन, उसके लिए कुछ पैसे भी दिए हैं, और इन्होंने कहा 50 करोड़ फॉर शिव श्रुति स्कीम फॉर फुटेल ऑफ रायगढ़। रायगढ़ जो फुटेल, उसके लिए 50 करोड़ डेवलपमेंट के लिए दिया है। और इन्होंने कहा कि शिवाजी स्वराज, जो शिवाजी का स्वराज था, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वो कॉमन पीपल के लिए था, समाज के लिए था। वो किसी को भी किसी भी चीज से, मतलब जाति से, धर्म से, क्रीड से, किसी भी चीज से किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, शिवाजी का कहना था। क्योंकि शिवाजी के टाइम पे भी अगर आप उनकी चीजें पढ़ते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। शिवाजी मोर फेवर द इंक्लूजन एंड इक्वालिटी अमंग्स द पीपल। उनके बहुत सारे सूबेदार जो मेजर हुए हैं वो छोटी कम्युनिटी से आए हैं, जो ट्राइब से आए हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि शिवाजी उस टाइम भी इन सब चीजों से परे थे, ऊपर थे। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, द क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर। एंड ये गुड एंड बैड, इंडिया नीड टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ एआई। ये दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हम अभी एंड में डिस्कस करेंगे। इतना उसका विशेषता नहीं, क्योंकि हर दिन वही पूछते रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हैज ए कार्बन प्रॉब्लम। मतलब यूरोपियन यूनियन कार्बन प्रॉब्लम चेक करके सामान खरीदेंगे, लेकिन 2019 के पैंडेमिक के बाद उन्होंने अपने जो बंद हुए कोल प्लांट थे उनको चालू कर दिया। जो एनर्जी सोर्स थे, थर्मल पावर प्लांट थे, जो उनके क्लोज करने के वो कगार पे थे, उनकी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को और इनहेंस कर दिया उन्होंने। सो दिस इज जस्ट अ थिंग। हाँ, डे आफ्टर शाह अपील, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। डे आफ्टर शाह अपील, मोर देन 140 वेपन सरेंडर इन मणिपुर। यहाँ पे ये कहा गया है कि न्यूज में ये है कि
जो मणिपुर में जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें कई हथियार लोकल पीपल ने एक्वायर कर लिए थे, लेके भाग गए थे, पुलिस स्टेशन को तोड़ के लेके चले गए थे। इसमें कहा गया कि 4220 वेपन जो लूटेड हुए हैं, जिसमें से 140 सरेंडर कर दिए गए। कि जो अमित शाह ने वहां पे जो अभी चेतावनी दी थी कि हम ये ले आएंगे, वो 15 दिन के अंदर सारे वेपन्स नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे एक्शन, बड़े एक्शन लेंगे, उसके चलते यहाँ पे 140 वेपन सरेंडर हो चुके हैं। और 98 लोग लॉस दियर लाइफ, 310 इस इंसिडेंट में 98 पीपल्स मर गए और 310 घायल हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे 37,000 पीपल घर से बेदखल हो चुके हैं अपने, जो घर पे नहीं रह पा रहे हैं वो रिलीफ कैंप में है। कहां पे? रिलीफ कैंप में उन्हें रखा गया है। इन दिस डे ऑफ इंडिया दिस थिंग इज सीइंग अ वर्स्ट पिक्चर। ये सबसे शर्मनाक पिक्चर है जो भारत की इस टाइम चल रही है, जो एक चीज को हम स्टेट ऑफ एनार्की बनाने जा रहे हैं। हमें इसका गवर्नमेंट को बैठ के बातचीत करके एक रेजोल्यूशन निकालना चाहिए इसका भी। गवर्नमेंट वांट टू मेक अ सेडिशन लॉ मोर डार्कोनियन। कांग्रेस कह रही है कि गवर्नमेंट जो सेडिशन लॉ है, जो कल को डिस्कशन में आपने देखा होगा, हमने सेडिशन लॉ के बारे में बताया था आपको। सेडिशन लॉ है जो उसको अपडेट, जो लॉ कमीशन ने कहा था कि आप सेडिशन लॉ को हटा नहीं सकते, आप इसको अपडेट कर दीजिए। जुडिशरी ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का कहा है कि आप इसमें कोई एफआईआर नहीं फिल कर सकते हैं सेडिशन में, आप जाके जो पुराने हैं वही रहने दीजिए। क्योंकि सेडिशन में आपको दोबारा मैं रिकॉल करा दूं, सेडिशन में होता क्या है, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक और चीजें बोलते हैं तो जैसे कि कोर्ट क्या है, कंटेम्प्ट लगाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको सजा देता है। उससे सरकार सेडिशंस का चार्ज लगाती है। आप कुछ सरकार के खिलाफ देश हित अनहित में बातें कर रहे हैं, कुछ सरकार के अगेंस्ट में बोले, वहां पे सेडिशन चार्ज लगाता है। इस ब्लैक, इट सेज अ ब्लैक, काला लॉ है ये, ब्लैक लॉ। ये ब्रिटिशर ने इसको 18वीं शताब्दी में बनाया था, उसके बाद से अभी तक चला आ रहा है। इवन पाकिस्तान इस लॉ को डिसकंटिन्यू कर चुका है, मतलब पाकिस्तान में ये लॉ वैलिड नहीं, उन्होंने हटा दिया, लेकिन इंडिया में अभी भी ये चल रहा है। तो सोच सकते हैं कितना, मतलब पाकिस्तान को भी लगा ये बुरा है तो इंडिया को में ये भी चल रहा है, तो मतलब सोच ही सकते हैं आप। इसके बाद भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी कल की, तो भैया आपको हटाना नहीं है मत हटाओ, लेकिन इसमें अपडेट तो कर दो, इसे चेंज तो कर दो। अब कांग्रेस यहाँ पे फिर से बैकफायर कर रही है कि भैया नहीं, ये और इसे और घिनौना बनाने जा रहे हैं। अभी तो जितना है ही उतना है ही, इसको और भी ज्यादा फंडामेंटली इल बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अ ग्लोबल गुड, इट कोलैप्स विल impact the world, says Rahul Gandhi. Yeah, it's true, because more than 1 billion people live in India and they live in anarchy. Then how the other state, मतलब कि आप देखिए ना, 7 से 8 बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, जिसमें से 1.5 बिलियन तो इंडिया में है और 1.5 बिलियन चाइना में है। 3 बिलियन तो बस 2 देश से आते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कम्युनिस्ट नेशन है। 1.5 बिलियन पहले ही कम्युनिस्ट के चक्कर में कम्युनिस्ट हैं, कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट इट इज अ कम्युनिस्ट नेशन, एवरीवन इज नो। फिर उसके बाद अगर ये 1.5 बिलियन भी स्टेट ऑफ अनार्की में पहुंच गए, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अनार्की। देन आप किस तरीके से कह सकते हैं? अफ्रीका में भी लूटमार चलती रहती है। 7-6 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एक कॉन्टिनेंट में अगर डेमोक्रेसी चलता है तो उसे यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते ना आप। सो इंडिया इज द प्रिविलेंट एंड मोस्ट अफोर्डिंग नेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इंडिया के बिना डेमोक्रेसी की आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि स्टेट ऑफ एनार्की यहाँ पे पैदा हो जाएगा, मेजर सोर्स ऑफ पीपल यहाँ पे रह रहे हैं। चीजें बैंक्रप्सी कोड स्टूल टू ऑर्गेनाइज टू लाख्स कांग्रेस। देखिए यहाँ पे अश्विनी, ये वैष्णव जी ने क्या कहा है, जो अभी नए मिनिस्टर्स बने हैं, इन्होंने दूसरी पदवी ली है, इन्होंने रघुराम राजन को हिट आउट करा है। स्केप्टिसिज्म ओवर इंडिया सेमीकंडक्टर एडिशन। जो यहाँ पे देखिए स्टोरी ये है कि रघुराम राजन ने कहा है कि जो भारत ने पीएलआई स्कीम निकाल रखी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो ये 25 बिलियन का है, जिसमें से 10 बिलियन पीएलआई को दिया जाने वाला है, उसमें से उनका कहना है कि ये जैसे अ फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों कहा इन्होंने, कि इसमें जो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे बस लोग आ रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं और बना के वापस चले जाएंगे।
ना इसमें कोई जॉब क्रिएशन है, क्योंकि यहाँ पे असेंबली हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है। जैसे कि आप देख लीजिए कि Xiaomi है, Xiaomi क्या करता है, सारे पार्ट वो चाइना से इंपोर्ट करता है, मतलब बैटरी अलग, डिस्प्ले बैटरी अलग मंगाएगा, डिस्प्ले अलग मंगाएगा, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स अलग मंगाएगा जो कवर होते हैं, फिर उसके अंदर के कैमरेज अलग मंगा लेगा, चिपसेट अलग मंगा लेगा। तो सारी चीजें अलग अलग मंगाने से थोड़ा ना कि वो इंडिया में बन गया है। दीज आर द प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना, बट सिंगल सिंगल पार्ट आ रहे हैं और वो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। वहां पे फिर क्या लिखा जा रहा है, मेड इन इंडिया। दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर अस। उसको इन्होंने कहा था, रघुराम राजन ने, एक्सप्रेसिंग स्केप्टिसिज्म ओवर आउटकम, जो इसका आउटकम निकलेगा ना वो सरकार के अगेंस्ट, सरकार के जो सरकार ने उसको सोच रखा है वो उसके अगेंस्ट है। उसी को रघुराम वैष्णव जी ने हिट आउट करा कि भैया आप इतने पढ़े लिखे हो, आप यहाँ से पढ़ के आए हो, इतनी अच्छी सी मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, और आप भी ऐसी बातें करोगे। शिकागो गुड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड स्टिल नॉट एबल टू ग्रैप्स द इशू, मतलब आप शिकागो से पढ़ के आए हो और आप इशू को समझ नहीं पा रहे हो। इसने 25 लाख इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो 25 लाख जॉब निकाली है, 20,000 से ज्यादा प्लेसेस चल रहे हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और ये नए भी जो सिस्को नई कंपनी है जो इंडिया में आई है पीएलआई स्कीम के चक्कर में। तो आपने कहा कि भैया इस फॉल्स इंफॉर्मेशन मत फैलाओ हमारे प्रति। पहले 2014 के पहले आपकी जो प्रतिक्रिया रहती थी वैसे ही नहीं है, क्योंकि ये अब कहा जाता है कि रघुराम राजन प्रो कांग्रेस है, और ये अगेंस्ट द बीजेपी है। इनका टेन्योर रिन्यू नहीं हुआ था बीजेपी के पीरियड में, सो दैट्स व्हाई ही इज स्केप्टिसिज्म फॉर इंडिया। Taking to the social media handle, Mr. Rajan said more than manufacturing India will merely as an assembling platform. Yeah, that's the right thing said कि भैया हमारे आप वो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे हैं, केवल एक असेंबली प्लेटफॉर्म बन गए हैं। वो पीएलआई स्कीम के चक्कर में वो बस यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं, सारे कॉस्ट बचा रहे हैं, वो बस यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे। मैन्युफैक्चरिंग सारा उनका बाहर का है, केवल असेंबलिंग हब बन के रह जाएंगे हम। असेंबलिंग कभी भी मूव कर सकते हैं। आप देखिए कभी भी किसी भी देश से मैन्युफैक्चरिंग रिमूव करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन असेंबली मूव करना बहुत आसान होता है। अब बताइए जमीन से गेहूं निकालना तो मुश्किल है ना, अब गेहूं को खेत से घर में लाके फिर उसकी रोटी बनाना आसान है। सो दैट्स द थिंग भैया, जब जहां पैदा होगा वहां की जीडीपी बढ़ेगी ना। अब जहां बनेगा वो तो पहले खरीद के आ रहा है वहां से, यहाँ पे बना के खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट तो 1-2 रुपए का ही पड़ रहा है। पहले जहां से पैदा और अब वहां इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा ना, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ पीपल्स वहां लगते हैं। खेती करने में भी देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर ज्यादा है, तो वहां पे लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वहां पे। असेंबल करने में बाद में तो गेहूं को लाके एक बंदा ही पता नहीं कितने बीघों का जमीन का कितना सारा टन ऑफ कुंटल खेत को एक ही जगह से एक ही प्रोसेसिंग प्लांट से निकाल के आटा बन जाएगा। आटा हो गया, मैदा हो गया, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसी उतने ही क्वांटिटी के गेहूं को पैदा करने के लिए एक मास ऑफ लेबर लगेगी, जहां पे वो कुछ 2-4 लेबर ही उसको प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पे रघुराम राजन जी ने सही है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने उनको हिट आउट किया। सो कांट अंडरस्टैंड बीजेपी's point. NDRF team rushed to crash site, many train cancel. नेशनल डिजास्टर रिलीफ, इन्होंने साइट पे पहुंचे हैं लोगों को बचाने के लिए, जो भी स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। पीएम मोदी इनवाइटेड टू एड्रेस ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस इन यूएस। प्रधानमंत्री मोदी को यूएस कांग्रेस ने ज्वाइंट सेशन के लिए इनवाइट किया है। द लॉ मेकर ऑल्सो सेड दैट टू कंट्रीज शेयर्ड वैल्यू, यहाँ के लॉ मेकर उन्होंने कहा कि जो दोनों देश हैं वो एक ही तरह के वैल्यू और प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ग्लोबल पीस मतलब वैश्विक शांति और प्रोस्पेरिटी, मतलब वैश्विक शांति और समृद्धि की हम कल्पना करते हैं, और दोनों ही देश मतलब यूएस खुद को भी कह रहा है, इंडिया को कह रहा है कि हम दोनों यही चाहते हैं और अपने बायलैटरल पार्टनरशिप को भी बढ़ाना चाहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट टू वर्क टुगेदर बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवर कंट्रीज, और हम अपने देशों के भविष्य के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे देखिए केवल एक लोगों ने नहीं इनवाइट किया है उसमें कौन कौन से लोग हैं। रिपब्लिकन के जो लीडर हैं स्यूपिक सुमर वो हैं। डेमोक्रेटिक के जो लीडर हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वहां पे लीडर हैं उसके लीडर हैं केविन मैकर्थी ने भी उस लेटर को साइन किया है। जो हाउस ऑफ लीडर, अगर आपको इंडियन कंटेंट्स में हम समझाएं तो जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, और उस लोकसभा का स्पीकर हो, लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी का साइन हो गया एक तरह से। कांग्रेस का जो सीएम है, कांग्रेस के जो चीफ है वहां पे मेजर है आचार्य, जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, जो लोकसभा में लीडर है उनकी साइन, और जो बीजेपी के लीडर है जो मेन वहां पे को लीडर है जो सबको चेयर करते हैं उनका, मतलब इंपॉर्टेंट लोगों को साइन किया गया है उनके इनविटेशन पे, तो उन्हें बुलाया जा रहा है, मतलब अकेले नहीं बुलाया गया है कोई। देखिए पाकिस्तान रिलीज 200 फिशरमैन सेज जरदारी, पाकिस्तान 200 फिशरमैन को रिलीज करेगा और 3 सिविलियन प्रिजनर को रिलीज करेगा, ये कहा है पाकिस्तान ने। देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा शो पॉइंट बना पड़ा है, जो पाकिस्तान इसको लेके भी थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। मुरल इन न्यू पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में ये जो पिक्चर लगाई गई है ना, गवर्नमेंट ने उसको ये कहते हुए ये कहा है, उसके लिए आर्गुमेंट दे कहा कि ये हमने अशोका एम्पायर का मुरल लगाया है, ये करंट इंडिया नहीं है, ये अशोकन एम्पायर है। जब ग्रेट सम्राट अशोका ने जो वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करा था, उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तिब्बत, ये सारा उनके कंट्रोल में था, हमने उस टाइम का मुरल लगाया है, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये करंट इंडिया का मुरल नहीं है, ये पास का हमने अशोकन सम्राट के अशोकन एम्पायर का हमने शोकेस करा है। जिस हमारा पास, सब लोग अपने पास्ट को शोकेस करते हैं, उसी तरह हमने भी अपने पास्ट को शोकेस करा है, उनका ये कहना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि कल के न्यूज में आपने देखा होगा चाइना ने कहा था कि भैया हम आपके वहां हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जीरो होते जा रहे हैं, मतलब आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, इसलिए हम आपके भी जर्नलिस्ट को इंडिया में, चाइना में बैन कर देंगे। उसी को रिस्पॉन्स देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि भैया हम तो सपोर्ट करते हैं, किसी भी देश का जर्नलिस्ट हो हम उसे पूरा सपोर्ट करते हैं इंडिया में, वो कहीं भी रहे, घूमे फिरे और हर तरह की न्यूज़ो बना पाए। इंडिया सपोर्ट फैसिलिटेट फॉरेन, और फैसिलिटेट करेंगे, करते हैं। और आप भी ऐसा मत कीजिए, इंडिया के जर्नलिस्ट को चाइना में उनको अपना प्रचार करने दीजिए, उनकी छानबीन करने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि चाइना में ना कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं हो रही जर्नलिस्ट को कि जिससे वो वहां के न्यूज को बाहर निकाल पाए, इसलिए कहा था। और ये ओटीटी प्लेयर सीक सैटेलाइट बैंडविड्थ फॉर बेटर स्ट्रीमिंग, जो ओटीटी प्लेयर है उन्होंने सीक सैटेलाइट बैंडविड्थ फॉर बेटर स्ट्रीमिंग, और अच्छा प्रचार प्रसारण के लिए उन्होंने, अभी तक इंडिया में केवल जो सैटेलाइट बैंडविड्थ कहाँ है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप पे है, जहां पे वो इंडिया करंटली ओनली यूज सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एज अ बैकहॉल इन प्लेस लाइक लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप इज अ रिमोट एरिया। जो इंडियंस, अगर आप देखेंगे कि ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, साउथ का है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, मतलब इतनी डिस्टेंस को पार करने के बाद, तो यहाँ पे इसलिए हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैंडविड्थ यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो सारे प्लेयर है बेटर स्ट्रीमिंग क्वालिटी के लिए सरकार से कहने के भैया हमें भी इसी तरह का एक पर्सनल दो, जिससे हम अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म को और अच्छा इनहेंस कर पाए। पाकिस्तान टू इंगेज इन अ बार्टर ट्रेड विद अफगानिस्तान, ईरान एंड रसिया। व्हाट इज द बार्टर ट्रेड? अपना लिंक में बताइए कि बार्टर ट्रेड होता क्या है, बार्टर ट्रेड किसे कहते हैं और होता क्या है। बार्टर ट्रेड इज सिंपली थिंग इज हम उसके बदले पैसे नहीं देंगे, जैसे कि हमें आपसे सामान खरीदना, तो अभी क्या करेंसी चल रहा है, तो अभी पहले क्या होता था, पहले करेंसी नहीं थी, किसी को मतलब गेहूं खरीदना है और उसके पास चावल है, तो देखता था किसको चावल की जरूरत है और उसके पास गेहूं है, जिससे वो चीजों को एक्सचेंज कर पाए। तो धीरे धीरे अगर इंडियन सिस्टम को देखो तो बनिया क्या हुए, बनियों ने सारी चीजें रखनी शुरू कर दी, चावल, दाल, तेल, आटा, तो लोग जिस चीज को उनकी जरूरत होती थी वो उसको एक्सचेंज कर लेते थे, एक सिंपल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे उसको एक्सचेंज करते थे। इसलिए ये दुकान का सिस्टम आया इंडिया में दुकान का सिस्टम ऐसे एक ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ, ये चीजें बैक हुई हैं, क्योंकि देखिए किसी के पास आटा होता था, किसी के पास गेहूं, किसी के पास चावल, किसी के पास सब्जी, तो ये लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना पड़ता था, अगर नहीं मिला कोई डेस्टिनेशन तो उन्हें वही खाना पड़ता था जो उनके पास है। तो फिर यहाँ पे दुकान का शॉप, ये दुकान के पास सारे आइटम है,
मतलब मान लीजिए ऑलमोस्ट 50 आइटम है, किसी को एक चीज की जरूरत पड़ी, वो अपना चीज लेके आया, यहाँ पे बार्टर करा, इसने अपना दिया और यहाँ से लेके चला गया। फिर दूसरों को आया भी एक ही पॉइंट पे, फिर सारे लोग आने लगे धीरे धीरे, तो इनकी रीच ज्यादा बढ़ती चली गई धीरे धीरे। इसलिए ये स्वैप सिस्टम इंडिया में आज भी चल रहा है। ये होता है बार्टर रेट कि किसी के सामान के बदले कोई सामान दिया जाए। मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी चीज है जो उसके बदले में वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, रसिया को दे पाएगा। यूक्रेन वॉर, चाइना साइड्स डिफिकल्ट। कल की न्यूज में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो यूरोपियंस है उन्होंने कहा था कि भाई चाइना है जो इसमें मेडलिंग कर पाएगा रसिया और यूक्रेन वॉर में। फिर आज चाइना ने भाई हाथ खड़े कर दिए कि भैया देखो ये सिचुएशन डिफिकल्ट है और हम इसमें भी तत्काल में ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो चीजें बहुत इंटेंस चल रही हैं। और कहा है कि दोनों तरफ से बातें तो हो रही हैं, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब चाइना ने सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया इन सिचुएशन से। और देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का मेजर क्राइसिस आने जा रहा था अमेरिका में, यूएस अवार्ड फर्स्ट एवर डिफॉल्ट, मतलब कि सरकार को पैसे पे करने में डिफॉल्ट होने जा रही थी, जिसका ट्रेजरी का 4 दिन का टाइम था और लास्ट 11 आवर पहले ये डील साइन हुई है। तो मतलब इसके लिए रिपब्लिकन डेमोक्रेट साथ आए हैं तो ये डील साइन हो पाई है, नहीं तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यूएस इज नॉट पे देयर बिल्स, अपना बिल ही नहीं पे कर पाती। तो ट्रेजरी से पैसे लेने के लिए कहा था तो इन्होंने डील साइन हुई जिससे ट्रेजरी से पैसे लिया जाएगा और ये बिल पे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि डिफेंस हॉक अपसेट एंड पेंटागन स्पेंडिंग बीइंग क्रेप्ट एट मिस्टर बाइडेंस बिगेस्ट रिक्वेस्ट इफ 886 बिलियन थ्रेटन टू द 1 पॉइंट ऑफ डिटेल इन द बिल पैसेज एंटायरली। मतलब 886 बिलियन डॉलर का पैकेज निकलने जा रहा है किसी भी स्कीम के चक्कर में, और उन्होंने पेंटागन का भी बजट काटा है इसके चक्कर में। दिस क्रिएट हैवॉक इफ इट लेट इट हैपन। इरिडिया आइज इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरिया विद बीमा वाहक। यहाँ पे एक न्यूज है जिसमें इरिडिया ने कहा कि 2047 तक सबके पास हम इंश्योरेंस सबके पास पहुंचा देंगे जो बीमा वाहक हैं। बीमा वाहक हर एक छोटे छोटे ग्राम पंचायत नगर पंचायत में हम जाके लोगों को बताएंगे कि बीमा लेने का फायदा क्या है। अंडर द स्कीम बीमा वाहक विल गेन द ट्रस्ट ऑफ लोगों को लोकल्स में ट्रस्ट पैदा करेंगे कि भैया इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। मतलब इंश्योरेंस बेचने का पूरा पूरा यहाँ पे प्रांगण बनाया जा रहा है कि इंश्योरेंस आपको किस तरह से बेनिफिट करेगी। आपको अगर हेल्थ इशू है तो आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको हेल्थ इशू में बेनिफिट होगा। हर चीज में अभी भी लोगों को गांव में लोगों को इंश्योरेंस का बेनिफिट पता नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस एक तरह से अगर देखेंगे तो नुकसान है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स प्रॉफिट या इट्स ड्रेन मनी फ्रॉम द पीपल्स पॉकेट, बट इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ मनी टू द पीपल्स। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसने इंश्योरेंस था उसके पिताजी का, तो वहां पे 10 लाख रुपए के अराउंड लगा था, जिसको सारा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने करा था इंश्योरेंस होने की वजह से। और उनकी कंडीशन इतनी उस टाइम सही नहीं थी कि जो इतना वो पे कर पाए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो जाती अगर वो खुद पे करते इस पैसे को तो। सो दैट्स द बेनिफिट। तनिक्स एक्सचेंज 1 लाख केजी ऑफ गोल्ड फ्रॉम अबाउट 20 लाख लोगों का 1 लाख केजी सोना इन्होंने बदला है। मतलब रेन्यू, मतलब नया से पुराने से नया करा है। अब देखिए कल का जो आपने गाइडलाइन देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, इन्होंने कहा था कि भैया अब सभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म स्मोकिंग किल्स, मतलब स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग किल्स। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म में देखते होंगे, उसमें ये गाइडलाइंस आती हैं जब कोई भी सिगरेट जलाता है या पीता है तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस आती हैं, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ। ये गाइडलाइंस अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आती थी, तो अब क्या होंगी, उन्होंने गाइडलाइंस दी कि भाई आप लोग भी ये चीजें फॉलो करोगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि स्ट्रीमिंग जाइंट जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, डिज्नी, इन्होंने एक गुड बना के भी चैलेंज करने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास मिलियंस ऑफ डाटा वॉच टाइम का डाटा है, हम उसको एक एक को करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए इसमें केस की प्रोसीडिंग क्या होती है और इसके न्यूज को हम आगे देखेंगे। अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी तो ये केस में है, अभी आगे आएगा इसका क्या होना है क्या नहीं होना है। चलिए अपने आर्टिकल्स
चलिए अपने एडिटोरियल में मूव करते हैं, देख आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल उसको समझते हैं। पहले हम इसे देखते हैं, गुड एंड बैड। इंडिया नीड टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ एआई। इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सेमीकंडक्टर में पीछे रह गए, तो अभी हम एआई को बैकवर्ड नहीं कर सकते कि एआई बेकार चीज है, इससे बहुत सारी चीजें क्रिटिकल्स पैदा होंगी, तो इसलिए हम अभी इसको बैकवर्ड करेंगे तो हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे, क्योंकि एआई रूल्स द वर्ल्ड जस्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर। आज के डेट में सब कुछ एल्गोरिथम पे चलता है। इवन द एड यू, जैसे कि आप देखेंगे कि आपको कौन सा एड दिखाना है, ये भी एल्गोरिथम ही प्रिडिक्ट करता है कि देखो इस बंदे को ने ये चीजें सर्च करी है, इसको ये ऐड दिखाए जाए, जिससे कि ये ऐड रिवेन्यू बढ़ पाए। ऐड वालों का सामान बढ़ेगा तो वो पैसा और देंगे ऐड दिखाने के लिए। एवरीथिंग्स रन ऑन एल्गोरिथम। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है जैसे कि चैट जीपीटी जो मिमिक इंटेलिजेंस वेरी वेल, इन्होंने इंटेलिजेंस का मिमिक बना दिया है, मिमिक्री कर दी है। टुडे बिकम अ सिनोनिम्स ऑफ एबिलिटी ऑफ ए जनरेटिंग एआई एट लार्ज। The world is a past being able to reliable differentiate। अभी क्या, अगर आप देखेंगे, अगर आपको 100 डाटा दे दिया जाए, सबको कंपेयर करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप एक दिन में कर दें, नहीं तो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं। तो लेकिन अगर ये बात एआई करेगी, एआई उसे कामों को मिनटों में कर देगी, बिकॉज इसके पास एल्गोरिथम है और इसके पास सुपर कंप्यूटर है और ये सारी चीजों को एसिमुलेट करके रखती है, ये मिनटों में काम कर सकती है, जिसको काम करने के लिए इंसानों को 10 दिन या एक दिन टीम के ऊपर लग सकता है। तो mitigation the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other social scale risks such as the pandemic, nuclear war, dishonest sector building AI are one of the many threats, but the statement is too simple to admit the complexity of human society। इसके रिस्क भी हैं, राइटर कहते हैं कि इसके रिस्क हैं, लेकिन इसकी बेनिफिट इसके रिस्क को अवॉइड करते हैं, कि मतलब इससे ज्यादा जितने इसके रिस्क हैं उससे ज्यादा इसका बेनिफिट है। देखिए यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है, द मॉडल बीइंग डेवलप यूज्ड टुडे आर नॉट मैंडेट टू टिक दीज बॉक्सेस। जो मॉडल आज के लिए डेवलप हैं वो इस बॉक्सेस को नहीं चूज करते हैं। इवन देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड द रिस्क दे पोज। हमें अभी ये भी नहीं पता कि ये कौन कौन से नुकसान हमें देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको कुछ करें ही ना। फिर यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रोएक्टिवली लॉन्च एंड मेंटेन एन ओपन सोर्स launch an open source AI risk profile, set up an sandbox R&D environment to test potentially high risk AI model। फिर राइटर कहते हैं inaction is not an action। यहाँ पे inaction is just not an option। यहाँ पे ये ऑप्शन आप कुछ करें ना, ये ऑप्शन में है ही नहीं, आपको करना तो पड़ेगा, एआई के साथ आना तो पड़ेगा। आपको नहीं पता है किसी कौन कौन सा नुकसान पोजेस करेगी, लेकिन फिर भी आपके इसके साथ आना पड़ेगा। आप इसके नुकसान के चक्कर में इसके गुडविल को थोड़ा भूल सकेंगे। इंडिया इज मिसिंग। अगर आप इसको नुकसान के चक्कर में, इंडिया एक डेवलप सिस्टम कर रही है जो एआई के थ्रेट को एक्सप्लेन करेगी, उसके चक्कर में क्या होगा, इट कुड रेंडर इंडिया इज मिसिंग द हार्नेसिंग एआई फॉर गुड्स बस। मतलब अच्छे चीजों के लिए जो एआई का यूज हो सकता था उसको हम उसको पीछे छोड़ देंगे, दूसरे देश उसका यूज कर लेंगे, वो आगे निकल जाएंगे, फिर इंडिया की जीडीपी लैग करेगी। ये चीजें यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा गया कि भैया एआई तो बुरी है अभी पता, लेकिन हमें इसको अभी इसकी हमें पूरी पोटेंशियल पता नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था, ये क्या कर सकता था हमें पता चल गया, इस तरह से हमें इसका नहीं पता कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसके साथ जाना तो पड़ेगा ना भाई, आगे पता चलने का क्या है क्या नहीं है। Move to our next article, a critical juncture in Manipur। मणिपुर आज कुछ दिनों से, काफी दिनों से, ये लंबे समय से न्यूज में बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या राइटर कहते हैं। राइटर हैं जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, ये प्रोफेसर हैं काम खान सुन सिंह, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हैदराबाद की। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो 10 मई और 12 मई को कुकी जो लेजिस्लेचर ऑफ द मणिपुर असेंबली, जो यहाँ पे कुकी लेजिस्लेचर असेंबली है, उसकी स्टेटमेंट निकाली गई थी, जिसमें से
7 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे जिन्होंने कहा था कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की थी, मतलब एक अलग राज्य की मांग की थी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, चाहे यूटी की बात कर लीजिए, कि मांग की, जिसमें 7 लोग, 7 ऑफ whom belongs to द रूलिंग पार्टी बीजेपी के थे। ये डिमांड आपको पहली बार नहीं उठा, ये डिमांड बहुत पहले भी उठा था, जिसको एनडीए, जिसको क्या नाम है, 2000 में जो ये सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। उस टाइम लोग इतने जागरूक भी नहीं थे और इतना ज्यादा डिमांड नहीं आया था चीजों का। चीजें वहां पे क्रिएट तब भी हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड नहीं हुआ था कि भाई हम एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे मांग हुई थी लेकिन सपोर्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। एनडीए गवर्नमेंट उस टाइम भी इसे रद्द कर दिया था। देखिए, बैलेंसिंग लेट बीजेपी गवर्नमेंट एंड पोजीशन टेक द मिताइज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इमोबिलिटी ऑफ द बॉर्डर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स यूनिलैटरल पावर टू द सेंटर और स्टेट बॉर्डर चेंज। हाँ, अगर आपको पता होगा कि आर्टिकल 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और नेशन। कि अगर भारत को कोई किसी से चीज एक्वायर करनी है, जैसे कि हमने बांग्लादेश से कुछ 56 विलेजेस एक्वायर करे थे, कुछ 30 विलेज उनको दिए थे, ये सारा हम आर्टिकल 3 से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें 368 की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम आर्टिकल 3 से ही सारा काम कर सकते हैं। ओनली द केसेस जो यहाँ पे मेंशन है केवल बाउंड्रीज के खिलाफ, एरिया के खिलाफ, सारी अमेंडमेंट हम आर्टिकल 3 से नहीं कर सकते हैं। देखिए, अर्लियर डिमांड जो आई थी कुकू जो ग्रुप से, यहाँ पे इन्होंने मांग की थी यूनियन टेरिटरीज की, हमें टेरिटोरियल काउंसिल दे दीजिए, या 6th शेड्यूल में जो मेंशन है वो दे दीजिए। नेशनल कमीशन ने, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी 2000 में, उन्होंने दे डिड नॉट हैव अ पॉपुलर सपोर्ट, कोई सीरियस नहीं था क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और लोग मांग कर रहे हैं इस चीज की। They face with a common antagonist order whose position is deemed is not। देखिए, अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि पहले तो लोग इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, लेकिन इस बार लोग कुछ ज्यादा ही हिंसक हो गए हैं और कुछ ज्यादा ही सचेत हो गए हैं इसके प्रति, और वो मांग कर रहे हैं एक अलग चीज की, और पॉपुलर सपोर्ट उनके पास ज्यादा, क्योंकि अब ज्यादा लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। राइटर कहते हैं इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए, राइटर कहते हैं कि जो 3 मई की जो यहाँ पे जियोग्राफिकल सेपरेशन की मांग हुई थी वीएल हैंग सिंह के द्वारा, जो ये कुकी कम्युनिटी के लीडर हैं, एक तरह से मान लीजिए जनरल सेक्रेटरी ऑफ ए कुकी पीपल्स अलायंस के, उन्होंने डिमांड करा था भाई हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दी थी जो हमारा हो, सबके साथ मिलके नहीं हम जाएंगे, जो हमारा हो उसके साथ में जाएंगे। तो ये राइटर कहता है कि 3 सिचुएशन है, शिफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल गेयर्स, 3 सिचुएशन में जिसमें हम निकल सकते हैं। लेकिन वहां भी दिक्कत ये है कि बस 2 एरिया जहां पे हैं वहां पे तो कुकीज प्रिवेलेंट है और वो मेजर रिसोर्सेस वहां पे हैं, जैसे कि वो आसाम से लिंक करते हैं, वहां पे नेचुरल गैस रिसोर्सेस ज्यादा है वहां के पास, तो वो चीजें फिर इकोनॉमिकल डिजास्टर पैदा हो जाएंगे ना पूरे मणिपुर के लिए, क्योंकि मेन चीजें इनके पास चले जाएंगी। देखिए, जो यहाँ पे है इन्वोकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक वाइबिलिटी, जो इंडिया की 2 मेन रीजन है किसी भी स्टेट को फॉर्मेशन के लिए, कि भैया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में करती है कि एज ए काउंटर पॉइंट अगेंस्ट द डिमांड, कि भैया इकोनॉमिक वाइबिलिटी होनी चाहिए, इन्वोकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और इकोनॉमिक वाइबिलिटी होगी तो ही स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। दिस बिकॉज द इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट फॉर द दे हैव ऑलरेडी बीन लेड डाउन बाय द एक्सटेंट सब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट अंडर द मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971। यहाँ पे राइटर बताते हैं जो फर्जवाल एंड चौराचंदपुर, द 2 डिस्ट्रिक्ट वेयर द मेजोरिटी आर कुकीजो, ये जो 2 एरिया हैं, दो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो कुकीजो है, और ये रिच नेचुरल गैस बेल्ट है जो असम और आरकन बेसिन है उसमें रिच बेल्ट है। तो ये आर्गुमेंट अबाउट द इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी टू दिस डिमांड फॉर अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, राइटर कहते हैं कि भैया ये चीजें सारे आर्गुमेंट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो पॉइंट है कि भैया कन्वीनियंस होना चाहिए और इकोनॉमिक वायबिलिटी होना चाहिए, इसको काउंटर करने के लिए जो इनके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं, नेचुरल गैस रिसोर्सेज भरे हुए हैं जो आसाम और आरकन के बेसिन पे है, तो
ये तो सिंपली काउंटर कर देंगे। और जो दूसरी बात है वहां पे वो भी इनको जो डिस्ट्रिक्ट है बिहांग एंड मोहाब से कन्वीनियंस गेटवे है इनके पास साउथ ईस्ट एशिया का, वो भी ये कर देंगे। लेकिन जो चैलेंज पैदा होता है ना इनका चंदेल, केमजोंग एंड तेंगपोल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइस तो नहीं है, यहाँ पे कुकीज और नागास के बीच में जंग चल रही है, तो भैया यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से है, तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी फिर दिक्कत देंगी, इनको दिक्कत दे रही है। और जो राइटर तीसरा पॉइंट कहते हैं, द थर्ड पॉसिबिलिटी इज टू मेंटेन द स्टेटस क्वो एंड ओवर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर इज सिक्योर्ड गिवन द इंक्रीजिंगली हैंडेड एंड इंटीग्रेशन पोजीशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया इनके साथ साथ रहने दो। एक्सटेंड सब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्रिकल आर्गुमेंट अंडर आर्टिकल 371C। The district council and tribal land right. This will courts require not only amendment of the constitution but also revisit the normative and political foundation of Manipur. The position of Kukiju group to no longer accept the powerless sub-state constitutional asymmetrical argument of any political solution within the existing state of Manipur suggested that this impress is likely to continue. राइटर कहते हैं कि भैया ये जो आर्टिकल 371C में मेंशन है ना कि इनको पावरलेस एरिया नहीं चाहिए जहां पे इनके जहां ये पावर पोजेस ना कर पाए और उस एरिया को ये रूल करे। जो मणिपुर पॉलिटिकल फाउंडेशन में कहा गया कि क्योंकि जो इज नो लॉन्गर एक्सेप्ट द पावरलेस सब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्रिकल आर्गुमेंट और एनी पॉलिटिकल सोल्यूशन विद इन द, और वो मणिपुर के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, तो उन्हें एक सेपरेट चाहिए जो मणिपुर से अलग उनका कुकी जो बना जाएगा, जैसे मणिपुर बना है उसको एक अलग स्टेट चाहिए, चाहे अलग यूनियन टेरिटरी बना के दिया जाए। दिस मीन्स द मणिपुर रिमेन, जैसे कि आप ईस्ट एशिया को, ईस्ट यूरोप को देखते हैं, जैसे आप सर्बिया वाला पार्ट देख लीजिए, यूगोस्लाविया का देखते पहले वो डिसइंटीग्रेट हो गए, छोटे छोटे टुकड़े में डिसइंटीग्रेट हो गए क्योंकि वहां पे कम्युनिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पे बेल्जियम, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड आर टू बी यूज्ड एज एनी गाइड होल्डिंग टुगेदर फॉर द फ्यूडल, वो जहां पे फ्यूडल पॉलिटी के शिकार हो गए और छोटे ग्रुप में टूटते चले गए। सर्बिया, यूगोस्लाविया, छोटे देश हैं जो ऐसे बनते चलेंगे, वही हाल मणिपुर का भी होगा, जो एक छोटे 2 डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट बन जाएगा, कहीं 4 डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट बन जाएगा। तो ये सिचुएशन नहीं आया जो इंडिया को हार्नेस करेगी। ये चीजें द सीरियस प्रिजुडिस नॉट ओनली ऑफ द यूनिट्स नहीं है बट इवन द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को ये भी हार्नेस करेगी। देखिए अब यहाँ पे राइटर बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, वहां पे जो केटी साहब थे उन्होंने इसके उपलक्ष्य बात कही थी, भैया जब चीजें फ्रेगमेंट हो जाएंगी कि भैया सारा पावर आप सेंटर को दे दीजिएगा, बाउंड्री अल्टरेशन का, जो स्टेट बाउंड्री को अल्टर कर दे, तो ये सारा पावर आप दे दीजिएगा, वो एक क्या करेगी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को भी चोट पहुंचाएगी, जहां विदाउट स्टेट के सहमति की आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का से जरूरी है किसी भी उसका बाउंड्री का एरिया चेंज करने के लिए, नहीं तो ये फिर सीरियस प्रेजुडिस हो जाएगा कि हम भैया डेमोक्रेसी है लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ मेजोरिटी चल रहा है, जो चीजें हैं वहां पे बातें हो नहीं रही हैं उसकी। तो ये चीजें अभी भी असिमेट्रिकल में है, लेकिन जब भी आप देखेंगे इंडिया की पॉलिटी बहुत ही अनरिजॉल्व है, यहाँ पे चीजें मेजोरिटी ही चलाती हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी ऑफ द मेजोरिटी इवन प्रोविंस एंड स्टेट। कहीं भी देखेंगे आपको एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी मिलेगी, किसकी, मेजोरिटी की, क्योंकि मेजोरिटी के पास पावर होती है, मेजोरिटी ही सत्ता में होती है। और ये बात अभी भी चल रही है कि भाई इंडिया में जो फ्यूडल पॉलिटी है ना मल्टी लेवल है, वो सिंगल नहीं है। फर्स्ट अलाइन टू फोस्टर इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी ऑफ द मेजोरिटी, और जो एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी है ना मेजोरिटी की, उसको प्रोटेक्ट कर रखी है। क्यों? क्योंकि भैया जो मेजोरिटी करेगी वही होगा, यानी तो माइनॉरिटी हमेशा मूव करेगी एक अलग स्टेट बनाने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी फिर जब माइनॉरिटी एक अलग स्टेट बनाएगी तो फिर वो वहां पे वो मेजोरिटी में होगी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ लोग माइनॉरिटी में रहेंगे ही रहेंगे। फिर मुस्लिम उठेंगे, भैया हम माइनॉरिटी में, हमें एक स्टेट बना दीजिए, वहां पे वो मुस्लिम बन जाएंगे। फिर मुस्लिम में जो दलित होंगे फिर वो कहेंगे भाई हमें भी एक बनाना है, क्योंकि हम अफगानी मुस्लिम है, हम ईरानी मुस्लिम है,
फिर हमें इस तरह से बनानी पड़ेगी भैया। तो अगर आप इस तरह से देखे जाएंगे ना, अगर आप सबकी बातें सुनते जाएंगे और हर चीज करते जाएंगे तो ये बहुत नुकसानदेह चीज हो सकती है। हमारा द हिंदू का आर्टिकल समाप्त हो गया, लेकिन हमें अभी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करना बाकी है। चलिए देखते हैं उस आर्टिकल के बाद। इंडियन एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑयल रिजर्व्स इन सॉल्ट कारमा। ऑयल रिजर्व का आपको पता है कि ऑयल रिजर्व क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का जो ये ऑयल आता है, हमारे देश में क्या है, ऑयल तो वो पैदा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, अपना जरूरत का 85% तेल हम बाहर से खरीदते हैं। गवर्नमेंट 85% तेल हम बाहर से खरीदते हैं, 85% ऑफ द रिक्वायरमेंट। और हमें एक एसपीआर बनती है हर देश के पास, एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हर देश के पास होता है। इसमें देखेंगे आपके पास अमेरिका के पास कितना है, अमेरिका के पास 700, अराउंड 700, कुछ एग्जैक्ट फिगर देखना पड़ेगा आपको, 727 मिलियन बैरल, और उनके पास रिजर्व है स्ट्रेटेजिक, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व है, जो उन्होंने रिजर्व कर रखा है। उनके पास पैदा नहीं, उन्होंने स्टोर कर रखा है बाहर से खरीद के। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखिए, ये है ऑपरेटिंग अ साल्ट कारवा। अभी तक क्या हुआ है कि हम करते तो हैं, लेकिन उसको पहाड़ों में छेद करके, रॉक को काटते हैं, रॉक को डिप करते हैं, उसको छेदते हैं, एरिया जगह बनाते हैं, फिर उसमें पेट्रोल डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। हमारा क्या, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो जाता है एक तरह से, वहां से तेल हमारा इकट्ठा करते हैं हम। अभी हम क्या है, अब ये नमक है, तो नमक में क्या है, हमें यहाँ पे पानी डालेंगे, नमक पानी में घुल जाएगा, फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हैवॉक बन जाएगा, जगह बन जाएगा, वहां पे पेट्रोलियम डाल देंगे और वहां पे वो स्टोर हो जाएगा, फिर हम उसे इजिली पंप आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये चीजें हैं। और अमेरिका ने अपने मोस्ट ऑफ द रिजर्व सॉल्ट बेसिन पे ही बना रखे हैं, जो मैक्सिकन डेल्टा पे, मैक्सिकन टेक्सास के डेल्टा पे बना रखे हैं उन्होंने। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है, इसमें आर्टिकल में क्या क्या है। इंडिया के पास 5.3 मिलियन टन, अराउंड 39 मिलियन बैरल कर्ड है, कैन मीट अराउंड 9.5 डेज। जो गवर्नमेंट के पास है वो बस 9.5 डेज के लिए है। अगर कुछ भी हैपन होता है तो हमारे पास, सरकार के पास केवल 9.5 दिनों का तेल है जो इंडिया को स्मूथली रन करा सकता है। और अभी हम नए लोकेशन पे 2 बन रहे हैं, एक चंदीकोल इन ओडिशा 4 मिलियन टन का बन रहा है, एक पादू 2.5 मिलियन टन का बन रहा है। ये नए नए भी बन रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पे 6.5 मिलियन, जिससे हमारा ये बढ़ के 18 या 20 दिनों का हो जाएगा। हर देश को क्यों मेंटेन करना पड़ता है, एक हिस्ट्री देखते हैं कि क्यों हमें ये एसपीआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, किसी और वजह से फिर चोक पॉइंट हो जाए, चाइना से हो जाए, किसी और से हो जाए, किसी भी सोर्स से अगर कोई भी दिक्कत आ जाए, तो ये होते हैं इमरजेंसी कंडीशन को मिटिगेट करने के लिए। जो उसी समय जो तुरंत आपदा आ जाए, तेल आना बंद हो जाए कुछ दिनों के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी तेल की जरूरतें तो रहेंगी, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम इन चीजों से, रिजर्वॉयर से तेल निकाल के पेट्रोल पंप तक भेजेंगे, जिससे चीजों को स्मूथली रन किया जा सकेगा। तो गवर्नमेंट के पास बस 10 दिनों का रिजर्व है अभी तक, अभी ये बना रहे हैं तो 10 दिन का और बढ़ जाएगा, तो 20 दिन का रिजर्व है हमारे पास। 20 दिन तक हम इंडिया को स्मूथली रन कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा रिजर्व कैपेसिटी है उनकी। चलिए देखिए कि जो इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास 65, अराउंड 64.5 डेज, मतलब 65 दिन का, मान लीजिए आप 65 दिन का स्टोरेज है उनके पास। और इंडियन गवर्नमेंट के पास केवल 9.5 दिनों का है, उनका 64.5 दिनों का है। कुल अराउंड 74 डेज का हम, अगर इंडिया इसी किसी सिचुएशन में आ जाए तो हम केवल 74 दिनों तक इंडिया को पेट्रोल सप्लाई कर पाएंगे इंटरनली, बाकी तो फिर हम पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे पास। इसके के लिए क्या क्या सरकार कदम उठा रही है, चलिए आपको बताते हैं। इसके अभी हमारा ये जो ट्रेडिशनल मेथड था, हम उसको क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर को छेद करते थे, उसमें पेट्रोल डाल के उनको रिजर्व कर देते थे। अभी साल्ट कारमा वाला जो है, इसकी इंजीनियरिंग बस EIL के पास है। इसको क्या होगा, हम छेदेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि
जैसे कि एक बड़ा सा स्टोन हो गया, पहले इसको छेद करना पड़ता ड्रिल मशीन से, छेद करके जगह बनानी पड़ती थी, जगह बनने के बाद उसमें फिर स्टोर कर पाते, तो ये क्या लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी। इसमें सॉल्ट में क्या है, हमें सॉल्ट देखना है, आसपास सॉल्ट है तो वो क्या सॉल्ट की परमिएबल कैपेसिटी भी ज्यादा है, वो चीजों को बाहर ज्यादा फैलाती नहीं है और कुछ चीजों को सक भी नहीं करती है। तो ऑयल क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे, ये सॉल्ट से बैरियर, सॉल्ट एक बैरियर क्रिएट कर देगा। हम पहले पानी डालेंगे, सॉल्ट पानी में घुल जाएगा, फिर हम उसे बैरिंग करके बाहर निकाल लेंगे, बोरिंग करके बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे जगह बन जाएगी, फिर उस जगह में हम पेट्रोलियम डाल देंगे। पेट्रोलियम डालने के बाद क्या क्या होगा, यहाँ पे जब पेट्रोलियम पड़ जाएगा तो उसके बाद ये स्टोर हो जाने लगेगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव है और हम इजीली से पुल आउट भी कर सकते हैं। Natural gas or other petroleum substance that might be stored in a reserve are extracted by pumping barren into the carbon. Pump करने से निकल जाएगा। More petroleum substance to be reserved, the required volume of barren is pumped out, creating the required space. हम जितना पानी निकालेंगे उतना हमारी स्पेस मिलता जाएगा और ये स्पेस भी कॉस्टली है। The surface barren pound is usually maintained for use in operating the caravan. The barren can be reused रिपीटेडली, वो हर बार हो जाएगा, एक बार निकाल दो तो चीजें यहाँ पे वेल मेंटेन। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका जो सबसे बड़ा स्टोरेज है जिसके पास एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वो उसने अपने सारे चीजों को सॉल्ट लाइन पे बना रखे हैं और कहीं नहीं बना रखे, उसने सारे सॉल्ट लाइन पे बना रखे हैं। The US Strategic Petroleum Reserve, the world largest emergency oil storage, consists of 4 sites with deep underground storage caravans created in a salt domes, जो salt domes है वहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको कोस्ट एंड इन टेक्सास एंड लुजियाना, इन 3 जगहों पे इन्होंने इतनी बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखा है 727 मिलियन बैरल का, जो इंडिया का 20 गुना है। इंडिया के रिजर्व से अगर आप देखा जाए तो 20 गुना है। इंडिया का सरकार के पास 29 बिलियन का है और इनके पास 727 मिलियन बैरल का है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो 20 टाइम मोर अमेरिका के पास है। पोटेंशियल इंडिया फॉर स्टोरिंग कर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर देखिए इसका बेनिफिट क्या है, सर जब से मार्केट में जो कुछ ऑयल ट्रेडर हैं जैसे सऊदी अरेबिया, रसिया, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। जैसे कि इनका अगर 10 मिलियन बैरल का पर डे का प्रोडक्शन है, इसे 5 कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो रेट होगा ना वो बढ़ जाएगा। क्या है कि डिमांड तो ज्यादा है रहता है पेट्रोलियम का और सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी तब तो प्राइस डिक्रीज होगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक बार बीच में दिक्कत हुई थी तो अमेरिका ने कॉल किया था सभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व और देशों से, भैया आप अपने ऑयल को बाहर निकालिए, 5 मिलियन जो बैरल उसको बाहर निकाले जिससे इनकी मोनोपोली खत्म होगी। और उसके बाद वो तुरंत रिलीफ देता है, जब मार्केट में एक्सेस बाहर सामान आ जाएगा तो अमेरिका ने कुछ निकाला, कुछ चाइना ने निकाला, कुछ इंडिया ने निकाला, कुछ और देशों ने निकाला, जिससे मार्केट का प्रेशर कम हुआ और प्राइस अपने आप जब क्या वही बात हो गई, जब मार्केट में सामान बाहर से ही भर के आ जाएगा तो जिसके पास जो महंगा बेचेगा उसका तो बिकेगा, सस्ता बेचेगा उसका बिकेगा ना, तो प्राइस अपने आप फॉल डाउन कर लेता है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन तो डेली की है, डेली प्रोडक्शन करना है। अब इस कहाँ स्टोर करेंगे, स्टोर करने की जगह भी नहीं होती, इसलिए प्रोडक्शन प्राइस अपने आप ही डाउन हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान को चुना गया है, पहले भी बीकानेर को चुना गया था लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ था। अब वो जाके जो यहाँ पे वर्तिका शुक्ला है जो EIL की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कहा था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ साल्ट कारवां बेस्ड स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इन राजस्थान कैन बी सीन इन अ रिन्यूअल ऑफ द प्रपोजल। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम स्टोरी सो फार, इंडिया की जो 1970 फर्स्ट ऑयल क्राइसिस ऑफ 1970, जो वेस्टर्न अलायंस हुई, अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश हैं, फ्रांस, इनका जो ये दिमाग में कब आया कि भैया कोई ऑयल रिजर्व करके रखना चाहिए, भैया 1970 में इन्होंने पहली बार रिजर्व करा ड्यू टू द ऑयल क्राइसिस 1970 में आया था। कॉड ऑयल फ्रॉम द रिजर्व्स आर टू बी released by the empowered communities set up by the government in the event of a supply disruption due to the natural calamity or an unforeseen global event leading to an abnormal increase in prices। उस समय हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व का यूज करते हैं। और ये देखिए जो पेरिस बेस्ड ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो भी कहती है भैया सब देशों को मिनिमम 90 दिन का हमको रखना चाहिए, 90 दिन का इंपोर्ट प्रोटेक्शन करना चाहिए, लेकिन इंडिया के पास तो 74 डे का है अगर प्राइवेट को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो इंडिया को अभी स्टोर में जरूरत है, हमें अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल को
बढ़ाने की। इंडिया हैज डिसाइडेड टू कमर्शियलाइज, अब देखिए इंडिया उसको लिए कदम क्या क्या उठा रही है, इसको कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइज करने के लिए एक सऊदी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, उसने 0.8 मिलियन टन मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व करा है और इसको ये बढ़ाना चाहते हैं। इन सेकेंड फेज दे डेवलप स्ट्रेटेजिक रिजर्व थ्रू पब्लिक, और उसके बाद क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ तो कमर्शियल कर दिया कि भैया आप अपना खुद का रखिए, फिर कह दिया कि भैया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएगी, क्योंकि सरकार खुद अकेले स्पेंड नहीं करेगी, क्योंकि इसका रिजर्व यूज डेली नहीं आता। पब्लिक पार्टनर्स पे जाएगी तो वहां पे प्रॉफिट के चक्कर में बहुत लोग आएंगे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑयल प्राइसेस, जैसे कि हमने 2020 में तेल भर लिया जब 23-20 बिलियन डॉलर पर बैरल पे आ गया था, फिर उसको हमने कब निकाला, जिस समय 5,000 करोड़ का फायदा हुआ, 5,000 crore, it's a huge. India released 5 million barrels from its strategic reserve as a part of the coordinated US-led actions by major oil consuming countries against the joint decision of a major oil producing nation to curb output. जैसे कि ईरान नहीं है उस पार्ट में कार्टेल में, ओपेक प्लस नेशन है जो ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कहा था कि भैया हम पैदा करना कम कर देंगे, तो भाई यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम तेल पंप करेंगे, तुम डिमांड कर दोगे, तो जो स्थिति को बैलेंस करेगी। थैंक यू गाइस, अपना आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। मैं जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में बताइए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चीजों को समझिए। जब आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना, तो ही न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा है। आप बस ऊपर से पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगी, चीजें क्या कही गई हैं, क्यों कही गई हैं, ये चीजें देख के ध्यान में रख के पढ़नी चाहिए। चलिए आज का डिस्कशन हम यही एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लाइक this video and subscribe and share to many people, and please support me to growing my channel. Thank you guys.